नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पीसीएस की परीक्षा में, यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, आरएएस, इन सभी परीक्षाओं में, एमपी पीसीएस की परीक्षा में यह मुद्दा अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों कारक या विभक्ति। याद रखिए, जो लोग राजस्थान की परीक्षा देते हैं, विशेष करके राजस्थान एसआई या फिर रीट वगैरह की परीक्षा, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी यह टॉपिक है और कोई जानता नहीं है या बहुत कम लोगों को जानकारी है कि टॉपिक के नाम पर इसे ही परसर्ग कहा गया। दोस्तों, ये परसर्ग जो है कुछ और नहीं, कारकीय चिन्ह ही है। कारक के चिन्हों को ही परसर्ग के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या इसका मतलब होता है? दोस्तों, संस्कृत में 8 कारक थे। कितने कारक थे? कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। दोस्तों, इस विभक्ति, परसर्ग और कारकीय चिन्ह को समझने के लिए कुछ बातों को जानना आवश्यक है। संस्कृत में कारकों की संख्या 8 थी। बचपन से पढ़ते आए हम लोग, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और वचनों की संख्या 3 थी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दोस्तों, अब यदि देखा जाए तो संस्कृत में इन 8 कारकों के लिए तीनों वचन में एक एक विभक्ति यदि आई तो याद रखिए कुल कितनी विभक्तियां हो गईं। जाहिर सी बात है, कारक 8, वचन 3, तो 8 कारक, 3 वचन, 8 गुने 3, कुल 24 विभक्तियां होंगी। दोस्तों, संस्कृत में 24 विभक्तियां थी। बचपन से याद आपको आती हैं, कुछ चीज़ें पढ़े होंगे, बालकः, बालकौ, बालका, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, हे बालक, हे बालको, हे तो 24 विभक्तियां थीं। हाँ, शब्द रूप पढ़ते थे हम लोग। संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग था। और फिर क्या हुआ कि संस्कृत की ये 24 विभक्तियां संस्कृत के ठीक बाद, यानी पाली और प्राकृत, संस्कृत के बाद भाषाएं आई, वहाँ ये विभक्तियां घट गईं। इसके पीछे कारण था कि द्विवचन खत्म हो गया तो एक वचन, बहुवचन, 2 वचन रह गए। और कई कारक, जैसे कर्ता संबोधन का एक तरीके से प्रयोग हुआ, करण अपादान का एक तरीके से। तो पाली प्राकृत में विभक्तियां और घट करके मात्र 12 रह गईं। संस्कृत में कितनी? 24। पाली प्राकृत में कितनी? 12। अब आप समझिए कि संस्कृत में 24, पाली प्राकृत में 12, इनके भी आगे यदि हम देखें तो अपभ्रंश अवहट में ये विभक्तियां और घटकर मात्र 6 रह गईं। विभक्तियां लगातार घटती गईं। दोस्तों, विभक्तियों के लगातार घटने से भाषा में अर्थ की समस्या जटिल हुई, यानी भाषा का अर्थ क्लिष्ट होता चला गया।
ऐसे में समस्या उत्पन्न हुई कि बात कैसे कही जाए, अर्थ को कैसे स्पष्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि विभक्तियां तो घटती चली गईं। अब एक ही विभक्ति से देखिए, पहले 24 विभक्ति, 12 घट करके पाली प्राकृत में संस्कृत की 24, पाली प्राकृत में 12 और अपभ्रंश अवहट में 6 विभक्तियां जो लगातार कम हुई, तो इससे भाषा निर्विभक्तिक बनी। कैसी बनी? निर्विभक्तिक बनी, विभक्ति रहित, कम विभक्तियां। इस समस्या को खत्म करने के लिए दोस्तों परसर्ग गढ़े गए। इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या गढ़े गए? परसर्ग गढ़े गए। जाहिर सी बात है कि ये जो परसर्ग हैं वो कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों कारकीय चिन्ह है। कारक के चिन्ह है। संस्कृत की विभक्ति धीरे धीरे घटती गई, खत्म होती गई। 24 थी संस्कृत में, पाली प्राकृत में 12, अपभ्रंश अवहट में 6। लगातार आई कमी के कारण भाषा का अर्थ जटिल होने लगा। इस वजह से विभक्तियों की जगह परसर्ग गढ़े गए। ये परसर्ग ही दोस्तों कारक के चिन्ह कहलाए। क्या कहलाए? कारक के चिन्ह कहलाए। इन्हें ही अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो कौन से हैं कारक के चिन्ह? अब ये कारक और ये देखिए इनके चिन्ह। तो कर्ता का चिन्ह क्या आया? ने। कर्म का चिन्ह क्या? को। करण का क्या? से। संप्रदान का क्या? के लिए। अपादान का फिर से। संबंध का के की रारेरी। समझिए, अधिकरण का चिन्ह में, पे, पर। संबोधन का चिन्ह हे, हो, अरे। दोस्तों जाहिर सी बात है कि विभक्तियों की जगह ये परसर्ग आए। किनकी जगह है? विभक्तियों की जगह। इसका मतलब हुआ कि कुछ अंतर होगा। क्या अंतर होगा? आइए समझते हैं। दोस्तों जब संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग था तो क्या अंतर था? जैसे देखिए, बचपन से हम लोग बनाए एक संस्कृत का अनुवाद, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। देखिए यहां विभक्ति लगी है, पेड़ से, अपादान का से। और जैसे हम लोग परसर्ग से इस वाक्य को बनाए तो पेड़ से पत्ते गिरते। देखिए कहा 3 शब्दों में ही काम चल गया और परसर्ग के कारण 5 शब्दों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए जो संस्कृत थी दोस्तों वो संश्लिष्ट भाषा थी। कैसी भाषा थी? योगात्मक, चिपकी हुई। किंतु परसर्गों के कारण हिंदी विश्लिष्ट भाषा बनी। विश्लिष्ट यानी वियोगात्मक, वियोगात्मक, दूर दूर। तो संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग था, हिंदी में परसर्गों का प्रयोग आया। परसर्गों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। विभक्ति शब्द में लगी होती थी, पर यानी बाद में, सर्ग यानी जोड़ना, परसर्ग शब्दों के बाद लगे। ध्यान से सुनिएगा, विभक्ति शब्द में चिपकी होती थी, परसर्ग शब्द से बाद लगते थे। दोस्तों
अभी जो परसर्ग आए इन्हीं पर कई प्रश्न बनते हैं। अगर आप राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं, राजस्थान एसआई आरपीएससी की कोई परीक्षा, तो वहाँ भी ये सीधे प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ भी हैं। आप एमपीपीसीएस कोई भी दे लें, इनसे परसर्ग आएंगे। कुछ खास बातों को जानने की आवश्यकता है दोस्तों। पूछा जाता है आप लोगों से कि ये जो कारकीय चिन्ह हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किन परिस्थितियों में होता है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कुछ और बातों के साथ। क्या क्या अब तक बात समझ में आई? पहली बात कि विभक्ति संस्कृत में थी, बाद की भाषाओं में परसर्ग आए। परसर्ग को ही कारक के चिन्ह कहते हैं, प्रीपोजिशन। संस्कृत में कितनी विभक्ति थी? 24। फिर विभक्ति क्या हुई? धीरे धीरे घटने लग गई। पाली प्राकृत में कितनी रह गई? 12। अभ्रंश अवहट में कितनी रह गई? 6। लगातार विभक्तियों के घटने के कारण जो भाषा थी वो जटिल हुई, इसीलिए क्या बनाए गए? क्या बनाए गए? परसर्ग बनाए गए। परसर्ग हैं क्या? कारक के चिन्ह। विभक्ति शब्द में चिपकी होती थी, इसीलिए संस्कृत संश्लिष्ट भाषा थी। और परसर्ग शब्द के बाहर लगे, हटकर लगाए गए, इसीलिए बाद की भाषाएं वियोगात्मक बनी। हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। दोस्तों, अब क्या प्रश्न आता है आपसे कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग या ने परसर्ग का प्रयोग। देखिए तो, राम ने रोटी खाई। जाहिर सी बात है, ये राम करता है, ये खाई क्रिया है और ये रोटी कर्म है। जिस वाक्य में कर्म हो उसे सकर्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक वाक्य। तो दोस्तों, सकर्मक वाक्य में देखिए ने चिन्ह का प्रयोग है। तो कर्ता का ने चिन्ह कहाँ लगता है? सकर्मक वाक्य में। कहाँ लगता है? मैंने मिठाई खाई, राम ने रोटी खाई, मोहन ने मुझे पैसे दिए। तो जहाँ भी कर्म है उस वाक्य को सकर्मक वाक्य कहते हैं, और सकर्मक वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह आता है। हाँ या ना? आइए जरा कर्म के विषय में देखें। देखिए तो, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। देखिए, अगर यहाँ आप गौर करें तो मोहन पुस्तक को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? मोहन पुस्तक को पढ़ता है। राम चिड़िया मारता है, राम चिड़िया को मारता है ना? महेश सांप मारता, सांप को मारता है। बच्चा मिठाई खाता है, बच्चा मिठाई को खाता है। मतलब एक बात समझने लायक है कि वाक्य में कर्म के आगे को चिन्ह का प्रयोग लगभग लुप्त रहता है। तो प्रश्न आ सकता है कि किस कारक का चिन्ह लुप्त रहता है? किस कारक का चिन्ह लुप्त रहता है? को चिन्ह। कैसे? मैं सिनेमा देखता हूँ। अब देखिए यहाँ, मैं क्या देखता हूँ? सिनेमा को देखता हूँ।
लेकिन कौन सा चिन्ह? को चिन्ह लुप्त हो गया। तो दूसरा मुद्दा पूछा जाएगा, किस कारक का परसर्ग या किस कारक का चिन्ह वाक्य में छिपा रहता है या लुप्त रहता है? तो उत्तर क्या होगा? कर्म कारक। सकर्मक वाक्य में किस कारक का चिन्ह अनिवार्य हो जाता है? तो कर्ता का ने चिन्ह, ने परसर्ग। किस कारक का परसर्ग छिपा रहता है? कर्म का को परसर्ग। दोस्तों, अब एक और बड़ी बात खूब प्यार से सीखिएगा। यदि प्रश्न आए कि किस कारक का चिन्ह या परसर्ग यदि लग जाए तो हर हाल में उसके आगे क्रिया आएगी। किस कारक का चिन्ह या परसर्ग लग जाए तो हर हाल में उसके आगे क्रिया आएगी। दोस्तों, यदि किसी वाक्य में कर्म का कारक को चिन्ह है तो समझिए कि अब उस वाक्य में क्रिया अनिवार्य है। कैसे? देखिएगा, सांप को मारना क्रिया, कहीं भी जहां को चिन्ह लगाएंगे, बच्चे को नहलाना या नहलाया, कहीं भी कपड़े को धोना, लकड़ी को काटना। तो एक प्रश्न और कि किस कारक के चिन्ह के बाद क्रिया अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है? को यदि आप संज्ञा लगा दें तो भी क्रिया लाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे राम मोहन को, अब आप मान लीजिए कर्म भी लगा दें मिठाई, तो भी क्रिया लाना पड़ेगा, देता है। शिक्षक बच्चे को लगाए तो क्रिया की जरूरत पड़ेगी, पुस्तक देते हैं। गुरु शिष्यों को उपदेश देते हैं या दिया गुरु ने, है या ना? दोस्तों, ये जो करण कारक है इसका से चिन्ह द्वारा का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? द्वारा का। ये द्वारा माध्यम को बतलाता है। यह द्वारा उपकरण का अर्थ देता है। औजार या हथियार का अर्थ देता है। देखिए मतलब क्या हुआ। करण कारक का जो से चिन्ह है वह किसका किसका अर्थ देता है? द्वारा का अर्थ देता है। द्वारा का अर्थ माध्यम से, माध्यम यानी उपकरण, औजार, हथियार। क्या इसका मतलब है? जैसे मान लीजिए यदि किसी ने कहा कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा। अब जैसे यहाँ कुल्हाड़ी से है तो ये से कुल्हाड़ी के द्वारा, समझिए लकड़ी को काटने का माध्यम क्या है? कुल्हाड़ी है। लकड़ी काटने का उपकरण क्या है? कुल्हाड़ी है। लकड़ी काटने का औजार या हथियार क्या है? कुल्हाड़ी है। बात को समझिए दोस्तों। फिर आपने जैसे कहा कि भाई सोने से बना हुआ, तो इसका मतलब है कोई वस्तु किसके द्वारा बनी है, किसके माध्यम से, किस औजार हथियार से?
तो जब भी से करण का हो तो वह द्वारा का अर्थ देता है। जैसे मार्कर से लिखना, लिखने का उपकरण क्या है, लिखने का माध्यम क्या है, लिखने का औजार क्या है, तो दोस्तों इसे कहेंगे करण का से चिन्ह द्वारा का अर्थ देता है, माध्यम का अर्थ देता है उपकरण का। हाँ या ना दोस्तों, करण के साथ अपादान को सीख लेना जरूरी है। जो अपादान कारक है उसका भी से चिन्ह होता है, लेकिन वह अर्थ देता है विलगाव का। वह किसका अर्थ देता है? विलगाव का। मतलब कहीं भी से हो और समझिए कि कोई वस्तु किसी स्थान से, जगह से दूर हो रही हो। कैसे? देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा तो जाहिर सी बात है कि पत्ता कहाँ से अलग हुआ? पेड़ से। जैसे ही किसी ने कहा कि घर से भाग गया, तो लड़का कहाँ से दूर हुआ? घर से भाग गया, घर से दूर हो गया। मान लीजिए छत से गिरा, हाँ या ना, रास्ते से दूर हो गया, रास्ते से भटक गया, मार्ग से दूर हो गया, तो मार्ग भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। दोस्तों, अब ये जो करण का से चिन्ह है और अपादान का, इसके लिए कई पद दिए जाते हैं और पहचानने को दिया जाता है कि कहाँ करण हो सकता है और कहाँ अपादान। कुछ शब्दों में जरा देखिए, विचार कीजिए। दोस्तों, जो करण के पद होते हैं उनमें आप देखेंगे युक्त, ग्रस्त, आक्रांत। देखिए, जैसे, और यदि कुछ पदों को देखें तो ये युक्त है, जुड़ा हुआ, ये ग्रस्त है, आक्रांत। तो यदि कुछ वाक्यों को देखिए, जैसे दोष युक्त, देखिए रोगग्रस्त, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से चिन्ह छिपा है करण का। रोग, दोष के द्वारा युक्त, रोग के द्वारा ग्रस्त। समझिए, भयाक्रांत, भय के द्वारा, भय से डरा हुआ। दोस्तों, लेकिन जब हम कुछ पदों में, ये सब करण के पद हैं, मुक्त हो तो मुक्त का अर्थ दूर हो जाना, रहित हो, भ्रष्ट हो, पतित हो, शून्य हो, तो समझ लीजिए या निकाला हो। तो समझिए वहां अपादान का से पर सर्ग छिपा हुआ है। कैसे? दोष मुक्त, सेवा मुक्त, दोष से मुक्त हो गए यानी दोष से दूर हो गए, रोग मुक्त, रोग से दूर हो गए, नशा मुक्त, नशा से मुक्त हो गए। ऐसे ही रहित, मान लीजिए प्रेम रहित, जहाँ प्रेम ना हो दूर हो,
भय रहित, जहाँ भय ना हो, दूर हो। ऐसे भ्रष्ट, मान लीजिए कि धर्म भ्रष्ट, इसका मतलब क्या होता है? धर्म से दूर होना। इसे ही धर्म विमुख, धर्म से दूर होना। ऐसे मान लीजिए कि मार्ग पतित, मार्ग से गिरा हुआ, धर्म पतित, धर्म से गिरा हुआ, है ना। ऐसे ही शून्य, मान लीजिए जल शून्य, जहाँ जल है ही नहीं, जल वहाँ से दूर हो, जल रहित। देश निकाला, देश से दूर कर दिया। तो देखिए ये कर्ण के पद होते हैं, युक्त लगा होता है, ग्रस्त है, आक्रांत है। और ये अपादान के पद हैं, मुक्त, रहित, भ्रष्ट, पतित, शून्य, निकाला। कुछ अंतर समझ में आ रहा है कर्ण में, अपादान में? दोस्तों, संप्रदान का जो परसर्ग होता है वह के लिए होता है। कौन सा परसर्ग होता है? के लिए। और इस के लिए को पहचानने के लिए आपको कुछ शब्दों या कुछ पदों की पकड़ होनी चाहिए। कैसे? आप देखेंगे कि कहीं यदि शाला जुड़ा हुआ है, कहीं अर्थ जुड़ा हुआ है, तो समझिएगा कि वहाँ संप्रदान का के लिए छिपा है। कैसे? जैसे पाठशाला, जैसे गौशाला। गौ नहीं, गो होता है, संस्कृत का शुद्ध शब्द गो। जैसे धर्मशाला, या ऐसे ही आलय भी हो, शाला को आलय ही कहते हैं। कैसे? जैसे मदिरालय, जैसे चिकित्सालय। चिकित्सा के लिए स्थान, मदिरा के लिए स्थान, घर, कमरा। या फिर अर्थ, देखिए सेवा के लिए सेवार्थ, धर्म के लिए धर्मार्थ, शिक्षा के लिए शिक्षार्थ। तो समझिए दोस्तों कि वहाँ संप्रदान कारक के लिए के चिन्ह छिपा है। कितनी बातें समझ में आ रही हैं? अरे हाँ या ना? तो एक एक करके इन्हें देखिए और जहाँ दिक्कत हो मुझे सूचित भी करते रहें। तो आइए अगले मुद्दों को देखें। दोस्तों, आप देखिएगा कि कई टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, यानी कुछ टॉपिक आप देखेंगे कि उनकी पुनरावृत्ति मिलेगी या उन पर दोबारा चर्चा। तो इसके पीछे एक वजह है। मेरी यह कोशिश रही है हमेशा कि आपको जो टॉपिक थोड़ा लगे कि नहीं समझ में आया उस पर दोबारा काम भी कर लें। इससे थोड़ा मेरा समय ही ज़्यादा लगेगा, बाकी आपका फ़ायदा है। इसलिए बहुत से टॉपिक को दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्लास में किया वो भी रिकॉर्डिंग है, कुछ ऐसे खाली समय में बैठ के करता रहता हूँ ताकि आपको लाभ पहुँच सके। कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे तत्सम तद्भव पे आपको रिपीटेशन मिलेगा, विशेष्य विशेषण पर, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, है ना। या थोड़ा जटिल भी है कह सकते हैं, तो उसको और आसान किया जाएगा। तो ये जो कारक परसर्ग है इसका भी कई रोल प्ले है। जैसे हम लोगों ने देखा था अपादान, संबंध कारक का जो परसर्ग है, कारकीय चिन्हों को ही परसर्ग कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो याद रखिएगा यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों, जब आपसे समास पर प्रश्न आता है तो समास में तत्पुरुष समास पूरी तरह कारकीय परसर्गों पर ही निर्भर करता है। तत्पुरुष समास के पदों में याद रखिए कारक के परसर्ग छिपे होते हैं। जैसे पनडुब्बी, पानी में डूबा हुआ, राजपुत्र, राजा का पुत्र। समझिए पाठशाला,
पाठ के लिए या जहाँ पढ़ाई हो उसके लिए जगह या स्थान है या ना। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, या गृह निष्कासित, घर से निकाला गया। तो ये कारकीय परसर्ग कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है, तत्पुरुष समास के लिए भी। या फिर ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा परसर्ग किस कारक का है, या इस पद में कौन सा परसर्ग छिपा है। जैसे राजकन्या, समझिए, जैसे कृषक पुत्री। तो इन शब्दों में देखिएगा, राजा की बेटी, कृषक की बेटी, है या ना। यहाँ आप देखेंगे संबंध कारक के परसर्ग काके की छिपे। दोस्तों, एक और प्रश्न आता है कि जो रा रे री परसर्ग है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो याद रखिए, रा रे री संबंध कारक का ही परसर्ग है, लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों सर्वनामों में करते हैं। कहाँ करते हैं? सर्वनामों में। जैसे हम से हमारा, तुम से तुम्हारा, समझिए, मेरा, मेरी, मेरे। पूछा जा सकता है ये रा रे री क्यों है। तो चूंकि ये रा रे री, इससे भी पता चलता है कि विकारी शब्द है या अविकारी। क्योंकि अगर हमारा है, मान लीजिए कोई पुल्लिंग संज्ञा है, तो उसके लिए आप कहते हैं हमारा है, ये घर हमारा है। लेकिन गाड़ी में हमारी है, बच्चे बहुवचन पुल्लिंग तो हमारे, रा री रे। तो ये रा रे री किसके परसर्ग है दोस्तों? संबंध के। कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? सर्वनामों में। एक दूसरा प्रश्न आता है कि किन बोलियों में रा रे री का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो जो राजस्थान एसआई देते हैं, यूपी एसआई तो दे ही रहे हैं, राजस्थान एसआई देते समय भी याद रखिए राजस्थानी हिंदी में इसका सबसे अधिक प्रयोग है। कैसे? म्हारा, म्हारी, म्हारे, थारा, थारी, थारे, है या ना। अब ये जो में पै पर है, तो जरा इन पर विचार कीजिए कि इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए में पै पर वाले प्रश्न आ जाए, तो देखिए इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। भाई आपसे प्रश्न दिया जा सकता है कि ये बताइए इस पद में कौन सा परसर्ग या चिन्ह छिपा हुआ है। आप भी जरा बोर्ड पर गौर कीजिएगा। फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा शब्द दिया हुआ है, जैसे सिंहासन आरूढ़। देखिए, मस्तक आरूढ़, मस्तकारूढ़, सर पर सवार। देखिए में पै पर, है या ना। जैसे पर्वतारोहण, क्या शब्द बनेगा? पर्वतारोहण। तो पर्वतारोहण में अगर शब्द को तोड़ेंगे तो कौन सा चिन्ह निकलेगा, आप खुद डिसाइड कीजिए। देखिए, पर्वतारोहण, आरोहण कहते हैं चढ़ने को, पर्वत पर चढ़ना। ऐसे ही अश्वारोहण या अश्वारोही, घोड़े पर चढ़ना, है या ना। दोस्तों, मान लीजिए कुछ शब्दों को जलमग्न, कर्मरत, ध्यानरत या ध्यानमग्न, पनडुब्बी, पनडुब्बी, पानी में डूबा हुआ, ध्यान में लीन हुआ, काम में जो लगा हो, घोड़े पर सवारी करना, पर्वत पर चढ़ना, है या ना। तो जहाँ ऐसे पद दिखाई पड़े, आरोहण, आरूढ़, जैसे मस्तकारूढ़, है ना, जैसे साइकिल सवार। देखिए, तो
क्या इसका मतलब होगा? साइकिल पर जो सवार हो। तो किस कारक का परसर्ग, किस कारक का चिन्ह छिपा है साइकिल पर सवार में, पे पर? अब क्यों बताया कि इसका काम आपके समास में भी है। जैसे आप तत्पुरुष समास करेंगे तो तत्पुरुष समास में ये चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण। शब्दों को पहचानने के लिए आपको ये कारकीय चिन्ह या परसर्ग की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ या ना। जैसे मान लीजिए एक शब्द हो हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। जैसे मान लीजिए एक शब्द हो स्वर्ण रचित, खोज के बताइए तो सोने के द्वारा बना हुआ, तो कर्ण। अरे हाँ या ना। जैसे दोस्तों राह खर्च, देखिए पूछा जाए कि शब्द में कौन सा कारकीय परसर्ग छिपा है, तो रास्ते के लिए खर्च, मार्ग व्यय, रास्ते के लिए जो व्यय हो। देखिए, अरे हाँ या ना। तो प्रेम मग्न, प्रेम में डूबा हुआ। जलमग्न, पानी में डूबा हुआ, हाँ या ना। जैसे रक्त रंजित, खून से सना हुआ, खून के द्वारा। करेक्ट है। मस्तकारूढ़, सिर पे सवार। सिंहासन आरूढ़, सिंहासन पर सवार। करेक्ट है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। करेक्ट है। अरे हाँ या ना। तो इन शब्दों को पहचानने के लिए परसर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। परसर्ग कुछ और नहीं, कारक के चिन्ह हैं। नेको से में पे पर हे हो अरे। संस्कृत में पहले विभक्ति थी, बाद में ये परसर्ग है। कितना समझ में आया जरा देखिए। याद रखिए बहुत से टॉपिक को हम लोग दोहराएंगे, इसलिए कहीं कुछ कम समझ में आए तो ये मत समझिएगा कि हल्के में उसको हमने ख़त्म कर दिया, फिर उस पर बात करेंगे। तो बने रहिए अगली क्लास तक, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।